इकाई 6 हिंदी उपन्यास। अगला उपन्यास है तमस। ये लिखा है भीष्म साहनी ने और तमस का प्रकाशन वर्ष 1973। तो सबसे पहले भीष्म साहनी का जीवन परिचय। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में है उसमें एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ रावलपिंडी में जो पाकिस्तान में है। और जन्म हुआ था इनका 8 अगस्त 1915 को। विभाजन के बाद वे भारत आ गए। मतलब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद वो भारत आ गए। वे अपने पिता श्री हरबंस लाल साहनी तथा माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की 7वीं संतान थे। 7वें नंबर के बच्चे थे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई। पिता के समाज सेवी व्यक्तित्व का इन पर काफी प्रभाव था। इस विरासत को उन्होंने आगे भी बढ़ाया। मतलब समाज सेवा का कार्य इन्होंने भी आगे बढ़ाया। भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये बिजनेस भी करते थे। मतलब शिक्षक थे, पढ़ाते थे, लेकिन उसके बदले कोई पैसे नहीं लेते थे और अपनी जीविका के लिए वो बिजनेस करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने आकर समाज पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में भारतीय जन नाट्य संघ जिसका नाम इप्टा था, वहाँ से जा मिले। इसके पश्चात अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। मतलब यहाँ पर आके वो साहित्य के प्रोफेसर बन गए दिल्ली में। उन्हें पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसके साथ साथ उन्हें संस्कृत और रशिया भाषा की भी अच्छी पकड़ थी। मतलब संस्कृत भी आती थी और रशिया भाषा भी इनको आती थी। 1957 से 1963 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के काम में कार्यरत रहे। मतलब ट्रांसलेशन का काम ही करते रहे विदेशी भाषा का। यहाँ उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबें जैसे टॉल्स्टॉय, ऑस्ट्रोवस्की इत्यादि लेखकों की किताबों का हिंदी में रूपांतर किया। मतलब इनको रशियन भाषा आती थी, इसीलिए इन्होंने रूस की किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट किया। ठीक है, उसमें एक मेन राइटर थे टॉल्स्टॉय, ऑस्ट्रोवस्की, ऐसे लेखकों की उन्होंने किताबों का हिंदी में ट्रांसलेशन किया। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। कहानी में इन्होंने लिखा मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर। नाटक इन्होंने लिखा हानुश 1977, कबीर अखाड़ा बाजार में 1981 में, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। फिर लिखिए उपन्यास इन्होंने। उपन्यास में झरोखा 1967, कड़िया 1970, तमस 1973 जो हम पढ़ेंगे अभी इसमें, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर ये 2000 में लिखा था इन्होंने। भीष्म साहनी को उनकी साहित्यिक और वैचारिक ऊंचाइयों के कारण अनेक सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। जैसे भाषा विभाग पंजाब द्वारा 1975 में शिरोमणि लेखक पुरस्कार, 1975 में पंजाब ने इन्हें शिरोमणि लेखक पुरस्कार दिया। एफ्रो एशियाई लेखक संघ द्वारा 1980 में लोटस पुरस्कार इन्हें मिला। 1980 में हिंदी उर्दू साहित्य पुरस्कार मिला लखनऊ से, तथा सन 2000 में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा शलाका सम्मान भी इन्हें मिला। इसके अतिरिक्त तमस उपन्यास को 1976 में साहित्य अकादमी, तमस को जो पुरस्कार मिला था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तमस के लिए इन्हें 1976 में। और बसंती उपन्यास को 1985 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और मैया दास की माड़ी को 1990 में हिंदी अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत किया गया। देश के बंटवारे और उसके बाद होने वाले अमानवीय नरसंहार तथा पशुतापूर्ण व्यवहार के आधार पर लिखे गए तमस उपन्यास से वे अत्यधिक चर्चा में आए। तो तमस में क्या बताया गया है, जो बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसमें कितनी पशुतापूर्ण घटनाएं घटी थी। लोगों ने लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया था। रंगमंच, नाटक और फिल्म जगत से जुड़े होने के कारण उनकी अभिनय कला और रंगमंच कला को भी हिंदी जगत ने खूब सराहा। 11 जुलाई सन 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। बेहद सादगी पसंद रचनाकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर साहनी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 इन्हें मेन पुरस्कार मिले। पद्म भूषण सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें मिले। समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज उठाने वाले इस लेखक का 11 जुलाई सन 2003 को इनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। इनकी मृत्यु जो है 11 जुलाई सन 2003 को हुई थी। अब इसके मुख्य फैक्ट्स, इस
उपन्यास के मुख्य तथ्य क्या क्या है? इसमें जो विषय है वो आज़ादी के समय हुए पंजाब के 5 दिनों के सांप्रदायिक दंगों की स्थिति का चित्रण है। मतलब आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो पंजाब में जो 5 दिन तक सांप्रदायिक दंगे चले थे उसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है इसके अंदर, थमस के अंदर। पुरस्कार, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला था। दूरदर्शन पर धारावाहिक रूप में प्रस्तुत तथा तमस नाम से ही फिल्म का निर्माण भी किया गया। मतलब इसका तमस का पहले दूरदर्शन पर सीरियल भी आता था और इस नाम से एक फिल्म भी बनी हुई है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है जो कुल 21 प्रसंग में विभाजित है। मतलब इसके 2 पार्ट हैं जिसमें 21 प्रसंग हैं। उपन्यास में कुल 13 अध्याय हैं। प्रथम खंड, पहले खंड में क्या है? शहरी परिवेश के दंगों का चित्रण, मतलब शहर में दंगों का क्या क्या चित्रण, शहरों में जब दंगे हुए तो शहरों के क्या हालात थे। और दूसरे खंड में इसमें गांव के दंगों का चित्रण किया गया है। 2 पार्ट में, पहले पार्ट के अंदर शहरों में जो दंगे हुए उनका चित्रण किया गया है और दूसरे पार्ट के अंदर जो गांव में दंगे हुए थे उनका चित्रण किया गया है। अब इसके पात्र कौन कौन है? पुरुष पात्र, नत्थू है उपन्यास का नायक, निर्धन और मेहनतकश, चर्मकार, हीन भावना का शिकार, पत्नी प्रेमी, धर्म भीरू। मतलब नत्थू जो है इसका मेन कैरेक्टर है, जो कि निर्धन है और बहुत मेहनत करता है। चर्मकार मतलब चमड़े की चीजें बनाता है, और हीन भावनाओं का शिकार है, मतलब जो चमड़े के काम करते थे उनको चमार कहते थे लोग, और उनको बहुत ही हीन भावना से देखते, बहुत नीची जाति का समझा जाता था। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा डरता है। ये नत्थू है इसका मेन कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर है मुराद अली, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला, स्वार्थी और कुटिल चरित्र संपन्न व्यक्ति, मतलब अपने फायदे के लिए दूसरों को लड़वाने वाला। तीसरा है रिचर्ड, ये अंग्रेजी शासन का नुमाइंदा, इतिहास का अध्येता किंतु चुस्त, स्वार्थी और आंग्ल नीतियों का पोषक, प्रशासक, पत्नी प्रेमी किंतु प्रेस के प्रति रूखा व्यक्ति व्यवहार कुशल आदमी है ये रिचर्ड। फिर है लाला लक्ष्मी नारायण, ये हिंदू महासभा का कार्यकर्ता है, सांप्रदायिक भावनाओं से युक्त, स्वार्थी और कुटिल व्यक्ति है। अगला कैरेक्टर है रणवीर, लक्ष्मी नारायण का पुत्र। रणवीर जो है वो लक्ष्मी नारायण का पुत्र है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला युवक संघ का प्रमुख कार्यकर्ता, मन से कोमल, सच्चरित किंतु परिस्थितिवश हिंसा पर उतारू हो जाता है। मतलब मन से वो बुरा नहीं है लेकिन फिर भी कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि उसे हिंसा करनी पड़ती है। फिर है इसमें हरनाम सिंह, वो ग्रामीण सिख है, उदार है, सच्चरित किंतु परिस्थितियों और सांप्रदायिकता का शिकार है। फिर है हयात बख्श, सांप्रदायिक व्यक्ति और मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता और पाकिस्तान का पक्षधर है। शाहनवाज, सच्चा मित्र, उदार मन वाला किंतु हार्दिक रूप से मुस्लिम संप्रदाय के प्रति सहानुभूतिशील है। उसे मुस्लिम संप्रदाय से ज़्यादा सहानुभूति क्योंकि वो खुद मुस्लिम है। देवदत्त, सच्चा साम्यवादी, सभी संप्रदायों में सौहार्द बनाने की प्रयत्नशील है और निस्वार्थ व्यक्ति है। वो धर्म को नहीं मानता, वो सभी धर्मों के साथ है। फिर आए रघुनाथ, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में एकता का पक्षधर है, शहनवाज का मित्र किंतु सांप्रदायिकता का वो भी शिकार है, एक अध्ययनशील बुद्धिजीवी है। मतलब वो एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति है कि हमें सांप्रदायिकता को लेकर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। फिर आता है जर्नैल, बाह्य रूप से सनकी, कांग्रेसी किंतु सच्ची और यथार्थ बात कहने वाला है। वैसे लगता है कि वो सनकी है, कुछ भी बोल जाएगा, लेकिन वो सच्ची और अच्छी बातें करता है। फिर है मेहता, भ्रष्ट और स्वार्थी कांग्रेसी कार्यकर्ता है। बख्शी, राजनीति को अपने व्यक्तित्व को संवारने में अपनी कला, स्वार्थी और महत्वाकांक्षी कांग्रेसी कार्यकर्ता है। सांप्रदायिक सौहार्द भाव का पोषक और एकता का पक्षधर है बख्शी। फिर आता है शंकरलाल, कांग्रेस बेलाग बात कहने वाला मुंहफट कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो सारी बातें खुले में बोल देता है, मतलब जो मन में है वो बोल देता है। फिर है किशन सिंह, सिख सांप्रवादियों का नेता, उत्तेजक और हिंसा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त फलदीन नानबाई, रोशन लाल, कश्मीरी लाल अजीज, मास्टर रामदास पुण्यात्मकता, वानप्रस्थी देवव्रत, बोधराज, धर्मदेव, हर्बर्ट, मोलादाद, मीरबाद, हकीम, अब्दुल गनी, सरदार बिशन सिंह, खुदाबख्श करीम खान, एहसान अली और रमजान तथा इकबाल सिंह, और भी ये सारे अनेक सेकेंडरी पात्र हैं जो इस उपन्यास में चित्रित हुए हैं। इसके बाद है स्त्री पात्र में कौन कौन है? लीजा जो है वो अंग्रेजी अधिकारी रिचर्ड की पत्नी है, हीन भावनाओं और अकेलेपन की शिकार तरुणी है। मतलब उसके अंदर मन में हीन भावना, नेगेटिविटी बढ़ गई है और वो अकेलेपन से ग्रस्त है, जो कि रिचर्ड की पत्नी है। नत्थू की पत्नी, पति से अत्यंत प्रेम करने वाली सुशीला नारी, उदार एवं कर्तव्य परायण। नत्थू की जो पत्नी है वो अपने पति से प्रेम करती है और एक अच्छी नारी है और अपने कर्तव्य को जहाँ सही से निभाती है। फिर है बंतो, सरदार हरनाम सिंह की पत्नी है, सांप्रदायिक तनाव की शिकार, ग्रामीण महिला। जसबीर कौर,
हरनाम सिंह की अभागिन पुत्री सांप्रदायिक दंगे की शिकार और साहसी युवती है। लक्ष्मी नारायण की पत्नी पतिपरायण, पुत्र स्नेह और धर्मभीरू महिला, सांप्रदायिक दंगे से भयत्रस्त उदार मना ममतामयी नारी है। रघुनाथ की पत्नी उदार हृदय है, पतिपरायण है एवं सीधी सादी नारी है। अकरो, ये रमजान की बहू, सांप्रदायिक भावना से ग्रस्त तरुणी है। राजो, अकरो की सास और रमजान की माँ, उदार, सहृदय और दयाशील मुस्लिम नारी है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक नारी पात्र तमस के कथानक के मध्य आते हैं। अब इसके कथा के अंदर है क्या, एक्चुअल में क्या है। मुराद अली ने नत्थू को सलोत्री साहब के लिए एक सुअर मारकर उपलब्ध कराने के लिए कहा है और इसके लिए नत्थू को 5 रुपए का नोट पारिश्रमिक के रूप में दिया गया है। अपनी कोठरी से निकलकर नत्थू ने स्वतंत्र वातावरण में सांस ली। रात के अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह बार बार किसी न किसी वस्तु से टकरा रहा था। सांप्रदायिकता की इस आग को बुझाने का दायित्व वहां के डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड पर था। यह रिचर्ड का दुर्भाग्य था कि मूलतः एक इतिहास का विद्यार्थी और पुरातत्व प्रेमी होते हुए भी उस पर एक प्रशासक का दायित्व सौंपा गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के शत्रु हो चुके थे। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में सांप्रदायिकता की गंध घुस आई थी। मतलब वो सिर्फ हिंदुओं को साथ दे रहे थे और मुसलमानों के अगेंस्ट हो रहे थे। युवकों ने मास्टर जी के मार्गदर्शन में एक अच्छा खासा शस्त्रागार जुटा लिया था। किसी प्रकार उन्हें कड़वा तेल तो मिल गया था, किंतु ऐसी कढ़ाई नहीं मिल पाई जिसमें पूरा एक कनस्तर तेल उबाला जा सके। कुछ समय के लिए नगर की स्थिति में कुछ सुधार हो गया। नगर के शिवालय के बाजार में उन्हें चहल पहल दिखने लगी। कुबड़े हलवाई के यहाँ भी भीड़ जुट गई। नगर में सर्वत्र अशांति फैली हुई थी। भोले भाले नागरिक अत्यंत भय से त्रस्त थे। सभी अपनी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। अब की बार सांप्रदायिकता की आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी। मतलब बहुत नुकसान होने वाला था जान और माल का। नत्थू अलग परेशान था। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। कोई भी व्यक्ति उसके घर की ओर आता, उसका मन किसी अनिष्ट से कांप उठता था। ऐसा लगता था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसने अभी तक सुअर मारने का रहस्य किसी से नहीं खोला था। मतलब सुअर मारने का रहस्य इसलिए नहीं खोला क्योंकि मुस्लिम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने अगर सुअर को मार दिया तो। गुरुद्वारे में सिखों का जमघट लगा हुआ था। गुरुद्वारे में जहां गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हो रहा था, वहीं शत्रुओं से निपटने के लिए असला भी इकट्ठा किया जा रहा था। छत पर 2 निहंग भाले लिए हुए पहरा दे रहे थे, मतलब सैनिक। सिखों और मुसलमानों में 2 दिन तक युद्ध चलता रहा। गुरुद्वारे में अनेक लाशें बिछ गई। कस्बे में भी इधर उधर बहुत लाशें बिखरी हुई पड़ी थी, जो कि सांप्रदायिकता के नाम पर मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर किए गए अत्याचारों की क्रूर कथा कह रही थी। स्वार्थी लोग इस दंगे फसाद में भी अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे। मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि दूसरों को भड़का के अपना काम निकलवाना चाहते हैं। वो खुद के फायदे के लिए ऐसे लड़ाइयाँ करवाते हैं। अमन कमेटी की बैठकों में जहां शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के उपायों पर विचार होता था, वहां मकानों जमीनों के सौदे भी तय होते थे। मतलब किसी को मार दिया, जैसे अब हिंदुस्तान में मुस्लिम परिवार को मार दिया, उसका घर है, उसको बेचने के लिए तैयार है, फायदा उठा रहे हैं उन चीज़ों का। अनेक बुद्धिमान लोग इस सत्य को पहचान गए थे कि सांप्रदायिक दंगे के पीछे ना तो हिंदू थे ना मुसलमान, बल्कि यह अंग्रेज शासकों की शरारत। अंग्रेज शासक हिंदू और मुसलमानों की एकता में दरार डालकर दोनों को परस्पर भिड़वाना चाहते थे। तो ये पूरे तमस के अंदर यही पूरा सब कुछ बताया गया है इसके 2 भाग के अंदर। पहले भाग के अंदर शहर के बारे में और दूसरे भाग के अंदर गाँव के बारे में चित्रण किया गया है।